बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर सेकेंड ईयर की क्लास है। स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात आप पढ़ते हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हमने पिछले 4 लेक्चर्स में सबसे पहले अपने बुक का इंट्रोडक्शन और बुक से रिलेटेड मालूम किया कि पेपर में इम्तिहान में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी चैप्टर 10 को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से किया करते हैं और वो दुआ, आज की दुआ, हम अपने रब से इल्म की दुआ मांगते हैं। इल्म की दुआ मैंने बच्चों को याद भी करवाई हुई है और दोबारा रिपीट करते हैं और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें इस दुआ को। उठते बैठते चलते फिरते अपने रब से मांगते रहा करें कि ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। कि ए मेरे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा करते हुए ए हमारे रब हमें इल्म अता कर। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी मुझे इल्म दे। कैसा इल्म? इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन और वो वसी हो, व हमीकन और गहराई वाला इल्म हो। अपने रब से हर लम्हा मांगा करें। रब एक वाहिद हस्ती है जिससे जितना मांगेंगे वो उतना अता करेगा और ख़ुश होकर अता करेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम एक दिन बैठे अपने रब से बातें करते करते अपने रब को ही रब से मांग लें और उसे कहें कि या अल्लाह तू मेरा बन जा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ तेरा बनने की, लेकिन इस दियारे यार में, इस दुनिया में मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। लेकिन ऐ अल्लाह तू मेरा बन जाएगा तो सब मुझे कहेंगे कि अल्लाह इसका है और ये अल्लाह का है, फिर मैं तेरा भी बन जाऊंगा। और तेरे लिए तो ऐ अल्लाह ये मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह से मांगे किसको? अल्लाह को ख़ुद ही मांग लें। और जब अल्लाह ख़ुद आपका हो जाएगा तो कायनात की हर शय, हर चीज़ आपके साथ साथ आपके लिए हो जाएगी। हम बाकी चीज़ें तो मांगते रहते हैं, दुनिया की हर चीज़ अपने रब से मांगते हैं, हम दौलत मांगते हैं, लेकिन हम अगर अपने रब को मांग लें और रब हमारा हो जाए तो सारी दौलतों के ख़जाने तो अल्लाह के हैं। तो जब दौलतों वाला ही हमारा हो गया तो वो सारा कुछ हमारा हो जाएगा। इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम आगाज़ करते हैं और अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, इंशाल्लाह उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, उनको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आज अज़ीज़ तलबा सेकेंड ईयर की क्लास है, लेक्चर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। आज अगर आपके पास किताब है तो किताब देखें, किताब में जो पेज नंबर है जनाब ये आपका 1 2 3 पेज की लास्ट पे देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव लिखा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है जनाब। और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप ये देखें कि पेपर में तो एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये सवाल बनेगा। और एक सवाल ये बनता है, राइट द रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर्टी एक अलग से, ये 2 नंबर के लिए ये सारी वर्डिंग्स हैं। इफ़ अगर x1 एंड x2, अगर x1 और x2 आर 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो, हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके पास x1 है वो जो है वो n नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन n विद पैरामीटर्स μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर एंड n μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। ये जो आपके पास x2 वेरिएबल है, इट्स हैविंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन n μ2 सिग्मा 2 का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन फिर क्या करें, देन देयर सम, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को सम करते हैं यानी x1 प्लस x2, तो इज़ आल्सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हैविंग, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो नया वेरिएबल आएगा इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, ये जो x1 का मीन है उसको और x2 के मीन को जमा कर लें, तो ये एक नया पैरामीटर बनेगा दोनों के मीन को प्लस करने से और दोनों के वेरिएंस को प्लस करने से, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस कर दें तो ये एक नया वेरिएबल, एक नया पैरामीटर बन जाएगा। तो अगर हम वेरिएबल को प्लस करते हैं तो उनके पैरामीटर्स भी प्लस होकर एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये है जी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा रिपीट करते हैं, इफ़ x1 एंड x2 आर 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन n μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड n μ2 sigma 2 square respectively, then their sum x1 and x2 is also normal random variable having the function of n normally distributed with parameter μ1 plus μ2 and sigma 1 square plus sigma 2 square। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है जनाब, इसको याद कर लें। ये अक्सर प्रॉपर्टीज़ में अलग प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, पेपर में आया करती है। और इसी तरह ये प्रॉपर्टी है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 नंबर का सवाल, फिर साथ ये अगर कहा जाए एक और क्वेश्चन इस तरह पेपर में आ जाया करता है, राइट डाउन द एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल कर्व। तो इसको हम इन अल्फाज में याद करेंगे और पेपर में लिखेंगे। द नॉर्मल कर्व इज़ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। नॉर्मल कर्व जो है वो एसिम्प्टोटिक होती है टू द एक्स एक्सिस। द कर्व गेट्स क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट ऑलवेज स्टे अबव इट। ये जो कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक्स एक्सिस के क्लोज़र एंड क्लोज़र टू बहुत करीब चली जाती है, बट ऑलवेज स्टे अबव इट, और वो हमेशा उसके ऊपर रहती है। द कर्व हैज़ सिंगल पीक, और कर्व की एक ही पीक होगी, इन द मिडल, और वो मिडल में होगी, एंड टॉपर, और वो टॉप होगी, टॉप ऑफ। आगे लिखा हुआ है जी एट बोथ एंड्स, और इसके जो दोनों एंड्स हैं, दोनों एंड्स के टॉपर पे होगी, दोनों एंड्स के जो टॉप ऑफर है उस पे होगी, एंड नेवर मीट द एक्स एक्सिस, और ये कर्व कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी। ये एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी और ये जो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप, उसकी शक्ल कैसी होती है। द ग्राफ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ कॉल्ड नॉर्मल कर्व। जो
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके ग्राफ को हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। एज कैन बी सीन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, एज कैन बी सीन फ्रॉम द डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज़ यूनिमोडल, उसका एक ही मोड होता है। यूनिमोडल का मतलब उसका एक मोड होगा, सिमेट्रिकल और वो सिमेट्रिकल होगी, और एंड अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। शो द ग्राफ ऑफ द सेम टिपिकल नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन फॉर वेरीज वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा। इसके दो पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा। द पैरामीटर सिग्मा जो है कंटेन द कंट्रोल द relative flatness of the curve, के फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, उसकी फ्लैटनेस को ये कंट्रोल करता है। ये नीचे आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है। एक तो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर इसकी हाफ करके इसके मिरर में देखें तो ये मिरर में दूसरी तरफ एज इट इज़, जो पहली तरफ जो बाहर की साइड है वही दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। दरमियान जो इसका मिडल होता है वहाँ पे इसका मीन होता है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं, लिहाजा मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे और वो म्यू के इक्वल होंगे और वो इसके सेंटर में होंगे। फिर इसके बाद इसकी सिमेट्रिकल साइड एक आपके पास ये है, जितना एरिया आपके पास यहाँ पर होगा, ये वाला एरिया जितना होगा वो ही एरिया, उतना ही एरिया इस साइड पे होगा। ये दोनों सिमेट्रिकल इक्वल होते हैं और तकरीबन बल्कि यकीनन 0.5 इस तरफ होगा और 0.5 इस तरफ होगा। 0.5 क्यों होगा? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये जो नॉर्मल कर्व है इस नॉर्मल कर्व के अंडर नीचे जो एरिया है वो 1 के इक्वल होगा। तो जब इसका एरिया 1 के इक्वल है और ये इसका मिड है, तो जब ये मिड होगा तो इससे पहले भी 0.5 होगा और इसके बाद भी 0.5 होगा। और ये जो आपको एक लाइन जो कर्व नज़र आ रही है और ये कर्व एक्स एक्सिस के क्लोज़र टू क्लोज होने की कोशिश कर रही है, बट नेवर मीट, ये कभी इस एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक टेल। अभी लास्ट जो हमने एसिम्प्टोटिक कर्व हमने पढ़ी, तो हमने ये जो लाइन जो एक्स एक्सिस के करीब जाती है इस कर्व की, इसको एसिम्प्टोटिक टेल कहते हैं यहाँ पर, या इस एरिया को हम एसिम्प्टोटिक टेल कहते हैं। ये थी शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने ये सारा कुछ देख लिया। अब हम आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? वो 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 2 को खोलेंगे तो पेज नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिनमें से ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, एक पॉइंट हम आगे चल के पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1, पहली बात, ये जो पहली बात है, कीपिंग म्यू कांस्टेंट। हमने म्यू को कांस्टेंट रखना है, म्यू चेंज नहीं करना। एंड डिक्रीजिंग सिग्मा, सिग्मा को कम करते जाएं। देन फिर क्या होगा? द डेंसिटी फंक्शन टू बिकम मोर शार्पली पीक्ड। तो फिर जो डेंसिटी फंक्शन की पीक, जो उसकी ऊंचाई है वो शार्प, जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं और वो बारीक हो जाती है, इसी तरह इसकी पीक भी शार्प हो जाएगी। दस गिविंग हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
और फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो हायर होती जाएगी और इससे क्या होगा, बीइंग क्लोज टू मीन, और जो उसकी टेल है वो मीन के करीब होती जाएगी। अब इसी बात को हम नीचे डायग्राम में सीखते हैं। ये हमारे पास कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। डायग्राम में अगर आप ये वाली कर्व देखें, ये जो है जो नॉर्मल लग रही है, ये वाली नॉर्मल तो नहीं लग रही बल्कि थोड़ी सी उससे कम लग रही है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सिग्मा इज़ इक्वल टू 1 है और म्यू हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। म्यू इज़ इक्वल टू 7, 17, 700, कुछ भी लिख लें यहाँ पे। म्यू इज़ अ कांस्टेंट, म्यू को चेंज नहीं करना, म्यू यहीं पे रहेगा। और सिग्मा अगर 1 है तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगी, ये जो आप नज़र आ रही है आपको। जब हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ किया, मतलब 1 से 0.5 कर दिया, तो इसकी जो पीक थी वो शार्प हुई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई ऐसे, और ये सिग्मा इज़ इक्वल टू 0.5। तो अब आपके पास ये वाली जो डायग्राम है जिस पे आप कर्सर को देख रहे हैं, ये रेड कलर का, तो ये आपके पास यहाँ से नीचे ऐसे और यहाँ से ये और ये डायग्राम बन जाएगी। तो जो पीक थी, पहले पीक ये थी, अब थोड़ी सी ऊपर शार्प हो गई। अब इसे मज़ीद कम करें 0.2, तो सिग्मा को जब आपने डिक्रीज़ किया तो अब ये शार्प होके यहाँ पे पहुँच गई और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन गई और ये यहाँ से ये। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गई, लेकिन मीन को चेंज नहीं किया, मीन वही रहा, मीन यहीं पे रहा। इज़ इट क्लियर? इसी तरह इसके बरक्स जब हम बात करते हैं कीपिंग म्यू कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट म्यू को रखा एंड इंक्रीजिंग सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्रीज करें, देन द डेंसिटी फंक्शन टू फ्लैटन। तो फिर हमारी जो डेंसिटी फंक्शन है वो शार्प नहीं होगी बल्कि फ्लैट हो जाएगी, दस गिविंग द लोअर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स बीइंग क्लोज टू इन्फिनिटी होगा। शायद यहाँ पे क्लोज टू मीन लिखा है, देख लीजिएगा आप अपनी किताब में, क्लोज टू इन्फिनिटी की तरफ होगा। अगर हम इंक्रीज करें, 0.2 था, ये शार्प इसकी पीक थी, इसको इंक्रीज करके 0.2 से 0.5 किया तो वो फ्लैट हो गई, और फिर और मज़ीद इंक्रीज किया 1 किया तो वो मज़ीद फ्लैट हो गई। और जाते जाते ये जो हमारे पास जो इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, ये ठीक लिखा हुआ है कि हायर प्रोबेबिलिटी क्लोज टू मीन, फिर क्या होगा, हायर प्रोबेबिलिटी हमारी मीन की तरफ क्लोज होती जाएगी। ये था 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है, और ये बहुत अहम पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है वो क्या होगा, MCQs में आएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लास्ट पॉइंट है, इफ़ सिग्मा इज हेल्ड कांस्टेंट। हमने क्या किया, सिग्मा को कांस्टेंट कर लिया एंड म्यू इज वेरीड, और म्यू वेरी करने लगा, म्यू को चेंज कर दिया। द शेप ऑफ द डेंसिटी फंक्शन रिमेन्स सेम, फिर डेंसिटी फंक्शन की जो शेप होगी वो चेंज नहीं होगी, उसकी पीक शार्प या फ्लैट की तरफ नहीं जाएगी। विद द सेंटर, फिर क्या होगा, उसका सेंटर जो है वो मूविंग टू द लोकेशन ऑफ द मीन, उसके जो लोकेशन ऑफ द मीन, जहाँ पे उसका मीन जाएगा उसका वो सेंटर वहीं पे मूव कर जाएगा। जैसे नीचे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास मीन 0 है, मीन कितना है 0, और सिग्मा की कीमत 1 है। यहाँ पे मीन 3 है और सिग्मा 1 है, सिग्मा नहीं चेंज किया, सिग्मा इज हेल्ड कांस्टेंट, सिग्मा को कांस्टेंट रखते हुए और म्यू को वेरी कर दिया, पहले 0 था फिर 1 कर दिया। अब जब 0 था तो आपके पास ये डायग्राम बनी, अब यही शेप मूव होके आगे 3 पे चली गई, जो इसका सेंटर था वो पहले 0 पे था, अब उसका सेंटर 3 पे चला जाएगा। अगर हम उसका मीन 1 कर लेते हैं तो वो यहाँ पे मीन आ जाएगा और डायग्राम यही मूव हो जाएगी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आगे हम चलते हैं जो कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
हम देखते हैं कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन बाइनोमियल, अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम देखते हैं x इज़ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। हमारे पास एक x है जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है विद मीन, और उसका मीन म्यू किसके इक्वल होता है बाइनोमियल में, np के, एंड वेरिएंस, और वेरिएंस उसका सिग्मा स्क्वायर होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में npq। ये हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए हुए हैं। देन द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन z इज इक्वल टू x माइनस म्यू की जगह पे हम np लिखेंगे, और नीचे डिवाइड हम npq अंडर रूट, क्योंकि नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू को हम z जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है उसमें लिख दें मीन np और स्टैंडर्ड डेविएशन npq व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इट्स मीन लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं जनाब, इफ़ टर्न आउट द प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करना है कि प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे टर्न करेंगे। बाइनोमियल से जब नॉर्मल में आएंगे तो फिर क्या होता है, प्रोवाइड एवरी एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p इज क्लोजर टू 1/2, इट्स मीन 0.5. The fact event when n is small and p is not extremely close to 0 or 1, तो approximate is fairly good. Probability of success जो है वो closer to 0 हो या closer to 1 हो। अगर ये closer to 1 होगी तो probability of failure जो है वो closer to 0 होगी, then the approximate is fairly good, फिर ये बेहतर होगी। It is important to note that, ये यहाँ पे t ज़्यादा लग गया है, important to note that, t और to, ये t नहीं है, to note that n is taken sufficiently large and np is greater than equal to 5 और nq is greater than equal to 5। फिर क्या होगा, it is also important to note that the binomial variable is discrete। हमारे पास बाइनोमियल वेरिएबल जो है वो तो डिस्क्रीट है, लेकिन नॉर्मल कर्व जो है वो तो कंटिन्यूस है। अब हम जब डिस्क्रीट से कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी जो है इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर द इंटरवल, तो फिर हम उसका इंटरवल बनाएंगे। देयर इज़ यूजिंग नॉर्मल कर्व, फिर हम उसको नॉर्मल कर्व में यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज़। अब हम इसको एक टेबल के ज़रिए सीखते हैं। टेबल से पहले हम ये पॉइंट जो टेबल में हमने सीखना है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारे पास चल रहा है। द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल वेरिएबल, जो बाइनोमियल वेरिएबल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इज़ टू बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस करते हैं बाय द इंटरवल बिफोर द z वैल्यू ऑफ द कंप्यूट। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो x होगा उसमें बिकम द इंटरवल जो वेरिएबल है 0.5, उसमें या तो माइनस करेंगे टू द 0.5 और 0.5 प्लस कर देंगे, एंड हिज शॉर्ट एडजस्टमेंट, और ये उसकी शॉर्ट एडजस्टमेंट होगी, इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस करेक्शन, कंटिन्यूटी करेक्शन। ये कंटिन्यूटी करेक्शन की तरफ चलेंगे। अब इन्हीं सारी बातों को एक टेबल के ज़रिए सीखते हैं जो कि हमारे लिए आसान होगी बनिस्बत हमने ये पहली स्लाइड, ये दूसरी और ये तीसरी स्लाइड पढ़ी, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा। लेकिन जब हम इन सारी बातों को इस टेबल में सीखेंगे तो ये सारी बातें जो हैं हमें समझ आ जाएंगी। सिंपल सी बात ये है कि इन सारी ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा, इनमें हमने एक बात तो ये पढ़ी कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, और यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्क्रीट है। जब ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट से हम कंटिन्यूस में आते हैं तो फिर हमें उसके अंदर कोई करेक्शन करनी पड़ती है। वो करेक्शन क्या है, डिस्क्रीट में
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। यानी कि व्हेन हमने 3 डाइज आर थ्रोन, हमने 3 डाइज को थ्रो कर लिया, हमने 2 डाइज को थ्रो किया, तो हम कहते हैं कि 6 आने के चांसेस क्या हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 कह सकते हैं बाइनोमियल में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी इज इक्वल टू नहीं कह सकते। हम क्या करेंगे, ये जो a है, हम हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन, मोर देन और बिटवीन की बात करेंगे, इक्वल टू नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब इक्वल टू की बात हो रही है तो हमने जब अप्रॉक्सीमेट बाइनोमियल को नॉर्मल में करेंगे तो हम जो वैल्यू इक्वल टू होगी a, उसमें माइनस करेंगे 0.5 और प्लस करेंगे 0.5 और हम मालूम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस 0.5 लेस देन x लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस 0.5। इसी तरीके से नंबर 2, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो फिर क्या करेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हमने 0.5 को माइनस करना होता है, जब ग्रेटर देन हो तो 0.5 को प्लस करेंगे। 0.5 जो है इसमें कुरेक्शन होती है। अब वो जो कुरेक्शन है वो कैसे उसको देखेंगे, कुरेक्शन को कैसे 0.5 को प्लस या माइनस करना है। अगर इक्वल टू है तो 0.5 माइनस भी होगा और 0.5 प्लस भी होगा और बिटवीन में आ जाएगी वैल्यू। अगर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 0.5 माइनस करें, अगर लेस देन इक्वल टू है तो 0.5 प्लस करें, अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो फिर 0.5 को प्लस करेंगे, अगर सिर्फ लेस देन है तो फिर 0.5 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशन है टेबल्स में। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो ये फॉर ऑल केसेस, इन तमाम केसेस में यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो म्यू इज़ इक्वल टू एन पी, ये यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑल केसेस, म्यू इज़ इक्वल टू एन पी एंड सिग्मा स्केयर इज़ इक्वल टू एन पी क्यू। इस तरफ जो मीन होगा वो एन पी के इक्वल होगा और वेरिएंस एन पी क्यू के, और एन पी दोनों को मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो फिर हम कन्वर्ट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर एन क्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देंगे या होना चाहिए, तो फिर ये मामला होगा। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें अगर हम देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हम देखेंगे, फार्मूले जो हम अक्सर आगे चल के यूज़ करेंगे, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखें और इन्हें याद करें। म्यू किसके इक्वल है, ये हमेशा Q1 प्लस Q3/2 के होता है, और Q1 को हम यहाँ पे x 0.25 और Q3 को x 0.75/2 भी कहते हैं। इसी तरह सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। ये याद करना पड़ेगी वैल्यू और फार्मूला, और उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन जब पढ़ा था तो हमने कहा था क्वार्टाइल डेविएशन इज़ 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन इज़ 4/5 सिग्मा, और मीन डेविएशन इज़ 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन। Q1 को भी हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। Q2 हमारे पास सिग्मा के इक्वल है और Q3 हमारे पास म्यू यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे आप इसको सही कर लें, यहाँ पे प्लस है। Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इज़ इट क्लियर। आगे हम अपने लेक्चर को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आज हमने सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स तक यहाँ पे किया है और इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।